डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। तो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर से आपके तात्पर्य क्या है? वे सब्जेक्ट जिनमें गवर्नर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। ठीक है, तो उन सब्जेक्ट को हम आपके रखते हैं किसमें? डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर में। ठीक, यानी वैसे सामान्य स्थिति में तो जो गवर्नर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर वर्क करता है, लेकिन आपके कुछ मसले ऐसे भी होते हैं जहां गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अब देख, तो जब किसी बिल को आपके प्रेसिडेंट के लिए आपके रिजर्व करना हो तो ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात को माने, चाहे तो ना माने। ठीक, किसी बिल को किसके लिए रिजर्व करना? प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना, ये डिस्क्रिशनरी पावर में आएगा। इसके अलावा आपके राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी है तब भी ये मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसके अलावा आपके जब गवर्नर किसी यूनियन टेरिटरी के प्रशासक की तरह कार्य करे तो उस यूनियन टेरिटरी में जब ये डिसीजन लेगा तो ये स्वेच्छा से लेगा, ये आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानने को बाध्य नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पंजाब का गवर्नर आपके चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर की तरह कार्य करता है, तो जब कभी भी पंजाब का आपके गवर्नर ठीक चंडीगढ़ के संदर्भ में डिसीजन लेगा तो ये पंजाब की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात नहीं मानेगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखना जब गवर्नर स्टेट यूनिवर्सिटी के आपके चांसलर की तरह कार्य करे तब भी आपके ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का गवर्नर, ठीक है, इसके द्वारा आपके माइनिंग से आने वाली रॉयल्टी को ट्राइबल डेवलपमेंट बोर्ड में देना। इसका मतलब ये हुआ कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन 4 राज्यों में जो भी माइनिंग की इनकम होगी उस इनकम से कितना ट्राइबल वेलफेयर बोर्ड में देना है, इस बात का निर्धारण करेगा कौन? गवर्नर। और यहां इन राज्यों की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात को मानने के लिए यह बाध्य नहीं होगा। हाँ, माइनिंग यानी खनन। अब अगला कंसेप्ट याद रखना कि जब भी आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले तब सीएम किसको बनाना है, यह भी गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी किसको आपके सीएम का पद देना है। इसके अलावा जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, ठीक है, तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भंग करना, यह भी आपके गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है कि अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व करना। ठीक है, अब नेक्स्ट याद रखना महाराष्ट्र का गवर्नर आपके विदर्भ क्षेत्र और गुजरात का गवर्नर सौराष्ट्र क्षेत्र में जब भी आपके डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करेगा तो ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर होगी। ठीक, इसके अलावा आपके जब कभी भी नागालैंड का गवर्नर नागा रिवॉल्यूशनरी से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा तो ये भी इसकी डिस्क्रिशनर के दायरे में आएगा, यहां भी ये नागालैंड की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात नहीं मानेगा। असम का गवर्नर आपके ट्राइबल रीजन में जब भी एडमिनिस्ट्रेशन करेगा तो ये भी इसकी डिस्क्रिशनरी पावर होगी। ठीक इसी तरीके से आपके मणिपुर के गवर्नर के द्वारा जब मणिपुर हिल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा तो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करेगा। आंध्र प्रदेश का गवर्नर आंध्र प्रदेश में डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करते टाइम डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का गवर्नर आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना करते टाइम डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकता है। और सिक्किम के गवर्नर द्वारा सिक्किम में सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करते टाइम अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां याद रखना महाराष्ट्र का गवर्नर विदर्भ और गुजरात का गवर्नर सौराष्ट्र। 371 महाराष्ट्र और गुजरात, आर्टिकल 371 ए नागालैंड, आर्टिकल 371 बी आसाम, आर्टिकल 371 सी मणिपुर, आर्टिकल 371 डी आंध्र प्रदेश, 371 ई आंध्र प्रदेश और 371 एफ सिक्किम। ठीक है, यहां इनसे आपकी मैच मेकिंग आती है कि कौन सा आर्टिकल आपके किससे रिलेटेड है। अब नेक्स्ट हम बात करें आपके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सबसे पहले गवर्नर राज्य के अंदर आपके राज्य विधानसभा में जो मेजोरिटी पार्टी है उस मेजोरिटी पार्टी के लीडर को आपके अपॉइंट करेगा कौन? सीएम, चीफ मिनिस्टर। फिर सीएम की एडवाइस पे गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अन्य मंत्रियों को अपॉइंट करेगा। मंत्रियों के अगर हम आपके क्या देखें मैक्सिमम संख्या, तो मैक्सिमम संख्या कितनी होगी? 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और मंत्रियों की कैटेगरी देखें तो सबसे टॉप पे सीएम, फिर कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट एंड डिप्टी मिनिस्टर। ठीक, अब यहां याद रखना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? गवर्नर के प्रति। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। अब सीएम या मिनिस्टर बनने की आपकी योग्यता क्या होती है? यानी कि आपके ये जो कोई व्यक्ति है आपके हर वह व्यक्ति आपके सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मिनिस्टर बन सकता है जो स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों में से किसी भी एक हाउस का सदस्य हो या पद ग्रहण करने के 6 महीने के अंदर आपके सदस्य बन जाए। ठीक है, तो ये होता है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेम आपके सेंटर की तरह। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं आपके स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल। तो स्टेट लेजिस्लेचर में अगर हम आपके देखें तो सबसे पहले आपके अपर हाउस, लोअर हाउस और गवर्नर को मिला के आपके स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल का आपके गठन किया जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो लोअर हाउस है राज्यों में वो भारत के सभी राज्यों में, लेकिन अपर हाउस भारत का आपके सीमित राज्यों में आपके। अब यहां याद रखना कि अपर हाउस का आपके गठन या समाप्ति होता कैसे है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 169 ये किसी भी राज्य में अपर हाउस का गठन या आपके अपर हाउस की समाप्ति करने से संबंधित प्रावधान है आर्टिकल 169 में। आर्टिकल 169 कहता है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा यानी उस राज्य का लोअर हाउस
अपनी 2/3 मेजोरिटी ऑफ पीएनबी से प्रस्ताव पारित कर दे कि उस राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन किया जाना है या उसकी समाप्ति की जानी है, ठीक, और संसद इस प्रस्ताव को आपके साधारण बहुमत से पास कर दे तो उस राज्य में आपके विधान परिषद की आपके गठन या समाप्ति की जा सकती है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, तो विधान परिषद आपके राज्य के अंदर, तो स्टेट लेजिस्लेचर में आपके जो विधान परिषद होता है ये होता है आपके अपर हाउस, ठीक। दूसरा ये परमानेंट हाउस होता है क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, नेवर डिसॉल्व। सदस्य का कार्यकाल 6 साल, 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होंगे। इसमें जो टोटल मेंबर है, अधिकतम सदस्य कितने होंगे, राज्य विधानसभा का 1/3, मतलब अगर राज्य विधानसभा में आपके 300 सीट है, मतलब 300 एमएलए हैं, तो इसका 1/3 यानी 100, यानी विधान परिषद में मैक्सिमम कितने एमएलसी हो सकते हैं, 100, ठीक है। इसके अलावा आपके मिनिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, 40, ठीक है। ये विधान परिषद में अधिकतम और न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। और विधान परिषद सिर्फ 6 स्टेट में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना एंड कर्नाटका, ये 6 स्टेट में आपके विधान परिषद है, ठीक। लेजिस्लेटिव काउंसिल में याद रखना, मान लो आपके 100 एमएलसी हैं, 100 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो अब इसमें इलेक्शन का आपके मेंबर होता कैसे, विधानसभा में तो डायरेक्ट इलेक्शन हो गए, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं होता, ठीक। इसमें अगर आपके 100 एमएलसी हैं तो इसमें आपके जो 1/3 एमएलसी होंगे ये राज्य के विधायकों के द्वारा आपके इलेक्ट होंगे, 1/3 मतलब 33, 100 में से। फिर 1/3 अगले एमएलसी ये लोकल गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्टेड होंगे, लोकल गवर्नमेंट मतलब नगर पालिका और पंचायतों के जो सदस्य होते हैं वो इलेक्ट करेंगे, ठीक। इसके अलावा आपके 1/6 मेंबर गवर्नर, यानी 100 में से 16-17, ठीक है। 1/12 मेंबर इलेक्ट करेंगे उस राज्य के टीचर्स, ठीक, शिक्षक जो 12th क्लास तक के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं वो, यानी 7-8, और 1/12 मेंबर इलेक्ट करेंगे उस राज्य के ग्रेजुएट्स, यानी वे आपके सारे लोग जिन्हें ग्रेजुएट किए हुए 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो इनके प्रतिनिधि कितने रहेंगे, 7 से 8। ये होती है आपके विधान परिषद में इलेक्शन की मेथड, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला समझना, लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली आपके क्या है, लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन, ठीक है। दूसरा याद रखना आपके ये टेम्परेरी हाउस यानी कि डिसॉल्व इन एवरी 5 ईयर, डिसॉल्व मतलब 5 साल में इसके सारे के सारे मेंबर एक साथ क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक आपके टेम्परेरी हाउस है, हर 5 साल में डिसॉल्व होगा। इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 500, और मिनिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, 60, ठीक है। इसमें 60 मिनिमम सदस्य होते हैं, लेकिन 4 राज्यों की विधानसभाओं में आपके 60 सदस्य नहीं है, 5 में, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड, इन 5 राज्यों की विधानसभाओं में 60 से कम सदस्य हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत के 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। डायरेक्ट इलेक्शन होता है इसमें, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से इलेक्शन होता है। नेक्स्ट याद रखना, अब यहां कुछ प्रोविजन जो स्टेट लेजिस्लेटिव आपके है, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता, पहला पॉइंट। और दूसरा याद रखना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी बिल को मैक्सिमम 6 महीने तक आपके क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक। जब और अगर मनी बिल है तो वो आपके कितने दिन तक, 14 दिन तक। अब यहां पहला पॉइंट, अब आपने क्या देखा कि राज्य विधानमंडल के अंदर ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है जैसे केंद्र में था। यहां विधान परिषद अगर ज्यादा से ज्यादा होल्ड करना भी चाहे ना किसी बिल को तो कितना, 6 महीने रोक सकती है, 6 महीने बाद वो ऑटोमेटिक पास माना जाएगा। और अगर वो मनी बिल है तो सिर्फ कितने दिन रोक सकती है, 14 दिन, 14 दिन बाद वो ऑटोमेटिक पास माना जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे समझना, तो सबसे पहले तो हम आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहला मुद्दा तो आपके ये आया कि केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की जरूरत आपके पड़ती ही क्यों है, ठीक है। जब आपके फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ, ठीक, फेडरल सिस्टम यानी कि सामान्य स्थिति में तो फेडरल सिस्टम ही है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का समान बंटवारा है, तो सबको राज्यों में ही बांट देना चाहिए था सारे क्षेत्रों को, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की आपकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो जरूरत यहां पड़ती है आपके इसलिए है कि कई बार कुछ पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर होते हैं। जैसे कि आपके दिल्ली देश की राजधानी है, अगर दिल्ली को किसी राज्य के अधीन हम रखेंगे तो वहां आपके मान लो केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार हुई तो फिर वहां शासन प्रशासन में क्या होगी, समस्याएं क्रिएट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपके प्रशासनिक सोच, जैसे कि चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है, अगर पंजाब या हरियाणा में से किसी एक के अधीन किया जाए तो फिर वहां बायास्ड हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो राजनीतिक और प्रशासनिक सोच, इसकी वजह से भी केंद्र शासित प्रदेश का गठन होता है। इसके अलावा कई बार कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि पुदुचेरी, यहाँ फ्रांसीसी संस्कृति थी, दमन दीव में पुर्तगाली संस्कृति थी, भारत में तो विलय हुआ था इनका बाद में, तो ये सांस्कृतिक विभिन्नताएं बनी रहे इसलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया। क्योंकि मान लो पुदुचेरी को अगर हम तमिलनाडु में शामिल कर दें तो ये तमिल कल्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, दमन एंड दीव को अगर हम कर दें गुजरात या महाराष्ट्र में तो मराठा या गुजराती कल्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ का कल्चर बना रहे। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, सामरिक महत्व, कई जगह ऐसी होती है जैसे कि अंडमान निकोबार, लद्दाख, इनको केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया। अंडमान निकोबार को मान लिया किसी राज्य में कर दें और कल के दिन किसी ने हमला कर दिया तो फिर आर्मी कौन भेजेगा, आर्मी तो सेंटर के पास में, ठीक। इसी तरीके से लद्दाख, ठीक है। यानी ये सामरिक महत्व के आपकी जगह इन पर केंद्र का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, ठीक। आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे कि आपके जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ का सिस्टम आपके 370 हटाने के बाद आपके बिगड़ा हुआ है,
ठीक, उससे पहले भी बिगड़ा ही हुआ था। तो इंटरनल सिक्योरिटी के इशू से भी हम केंद्र शासित प्रदेश का गठन करते हैं। इसके अलावा आपके डेवलपमेंट रिलेटेड थिंकिंग, जैसे कि लद्दाख, ये विकास की दौड़ में सदियों से पिछड़ा हुआ था, केंद्र शासित प्रदेश करेंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा यार विकास की योजनाएं डायरेक्ट चलाई जा सकेंगी। तो इन कारणों से हम आपके करते हैं किसका गठन, यूनियन टेरिटरीज का। नेक्स्ट, अब यूनियन टेरिटरी में सबसे पहले अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का गठन हुआ था 1956। यहाँ के प्रशासक को हम क्या कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली है नहीं है। ठीक, दिल्ली का गठन 1956, एडमिनिस्ट्रेटर को लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, लक्षद्वीप 1956, एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कहते हैं, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। दादर एंड नागर हवेली, ठीक, और दमन एंड दीव 1961, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं यहाँ के भी प्रशासक को, यहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। अब केंद्र राज्य संबंधों की अगर हम आपकी बात करें तो इंडिया क्या है, आपके एक फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था, और संघीय व्यवस्था में सेंटर और स्टेट के बीच पावर का आपके क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट आगे समझना, तो केंद्र राज्य संबंधों में आगे देखना, तो सेंटर और स्टेट के बीच पावर का आपके डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। ठीक, तो 3 प्रकार की शक्तियों का बंटवारा आपके होता है केंद्र और राज्य के बीच में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल। लेजिस्लेटिव रिलेशन का मतलब कौन कौन से विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा, कौन से पर राज्य। एग्जीक्यूटिव का मतलब कौन से विषयों का एग्जीक्यूशन केंद्र करेगा, कौन से का राज्य। और फाइनेंशियल का मतलब कौन से विषयों का आपके या कौन से मुद्दों पे टैक्स सेंटर लेगा और कौन से पे आपके स्टेट। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशन पार्ट 11 आर्टिकल 245 टू 255 में, एग्जीक्यूटिव रिलेशन पार्ट 11 आर्टिकल 256 टू आर्टिकल 263 में, और फाइनेंशियल रिलेशन पार्ट 12 आर्टिकल 264 टू 293 में। अब सबसे पहले अगर हम लेजिस्लेटिव रिलेशन देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, क्षेत्र के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, विषयों के आधार पे, इसको नोट करो। अब नेक्स्ट यहां याद रखना, लेजिस्लेटिव रिलेशन अगर हम सेंटर और स्टेट के बीच में देखें आपके, तो यहां 2 आधारों पे लेजिस्लेटिव रिलेशन देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन यानी क्षेत्र के आधार पे, और ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट यानी विषय के आधार पे। क्षेत्र के आधार पे यानी कि आपके किन विषयों पर या किस क्षेत्र पे, यानी किस क्षेत्र पे कौन कानून बनाएगा। तो आर्टिकल 245(1) ये आपके कहता है कि पार्लियामेंट इंडियन टेरिटरी के किसी भी पार्ट के लिए एक्ट बना सकती है, और पार्लियामेंट ने आपके, ठीक, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ कौन सा एक्ट बना सकती है, जो राज्य के अंदर लगता हो। तो पार्लियामेंट भारत के किसी भाग या पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है, जबकि राज्य विधानसभा सिर्फ संबंधित राज्य के लिए कानून बना सकती है। दूसरा याद रखना, आर्टिकल 245(2) पार्लियामेंट का जो एक्ट है वो इंडिया से बाहर रहने वाले इंडियन सिटीजन पे भी लागू होता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट सिर्फ स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों पर ही लागू होता है। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट याद रखना, तो सब्जेक्ट के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि कौन कौन से आपके विषय हैं जिन पे पार्लियामेंट एक्ट बनाती है, किस पे स्टेट लेजिस्लेचर, और किस पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट, जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में आपके शामिल है उन पे कौन एक्ट बनाएगा, पार्लियामेंट। यूनियन लिस्ट में आपके पार्लियामेंट यहां बनाएगी एक्ट, और यूनियन लिस्ट में टोटल शामिल सब्जेक्ट है कितने, 100। जैसे कि आपके फॉरेन, डिफेंस, कम्युनिकेशन, रेलवे, बैंकिंग, सेंसस, इंश्योरेंस, एटॉमिक एनर्जी एसेट्रा, ऐसे 100 विषयों पर आपके पार्लियामेंट कानून बनाएगी जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। इसके बाद जो राज्य के शासन के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर कानून बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसे विषय 61, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर आदि। फिर आपके कुछ विषय ऐसे हैं जो सेंट्रल और राज्य दोनों को जिसमें कानून बनाने की शक्ति दी गई है, इन्हें डाला गया है कंकरेंट लिस्ट में। इसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर आपके कानून बना सकते हैं। इस लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं, जैसे सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, फॉरेस्ट, एजुकेशन, मेजरमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन, वन्यजीव एवं संरक्षण, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के अधीन प्रशासन। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं बाद के, ये 5 सब्जेक्ट पहले स्टेट लिस्ट में थे, 42वें संशोधन के द्वारा इनको कंकरेंट लिस्ट में आपके डाला गया है। इसके बाद में आर्टिकल 248 कहता है कि रेसिडुअल पावर वेस्टेड इन पार्लियामेंट, मतलब ऐसी कोई भी विषय जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है, ठीक, उस पर आपके कौन बनाएगा कानून, पार्लियामेंट। क्योंकि जब संविधान लागू हुआ तो कई ऐसे विषय होंगे जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं होंगे, जैसे साइबर क्राइम, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ तब कंप्यूटर ही नहीं थे, साइबर क्राइम कहां से होता। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे विषय किसमें डाले जाएंगे, रेसिडुअल पावर, और इन पर कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये है आपके विषय का बंटवारा। ठीक, इससे आगे अब हम देखें